अब विधायक महराज मलिक के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी। जम्मू की एक अदालत ने जारी किया है अरेस्ट वारंट। महराज मलिक के खिलाफ दर्ज है डिफेमेशन के केस। समाअत के दौरान कोर्ट में पेश न होने पर है एक्शन। आदाब, नमस्कार। कैसे टीवी देख रहे हैं आप? मैं हूं आमिर एहसन, आप सभी के साथ। तो आज दिन भर क्या कुछ हुआ असेंबली के अंदर, उस पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर असेंबली की कार्रवाई आज कैसी रही उसके बारे में बता दें। हंगामा खेज रोजाना की तरह सवालात और उसकी तरजीहात और पूछने वालों की तादाद को लेकर आज भी ऐवान का माहौल काफी गर्म रहा, बिल्कुल भट्टी की तरह। बीजेपी की तरफ से इल्जाम लगाया गया कि हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के 12 स्पीकर के मुकाबले अपोजिशन के सिर्फ 3 मेंबरान को बोलने का मौका क्यों दिया गया, यानी कि एक तरफ 12 एक तरफ 3। स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर ने अपोजिशन को यकीन दिलाया कि हिज़्ब इख्तिलाफ को चेयर की तरफ से बोलने की पूरी इजाजत दी जाएगी। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है कि असेंबली ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऐवान बनाने की कोशिश करना बहुत बड़ी भूल होगी। बजट सेशन के दौरान मेंबरान को बोलने के लिए दिए जाने वाला वक्त एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी का कहना है कि चेयर की जानिब से हुकूमत और उसके इत्तेहादियों को तरजीह दी जा रही है। दूसरी जानिब पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान परा का कहना है कि अलॉटेड टाइम में सभी मसाइल को उठाना मुश्किल काम है। आज भी लगभग 80 मिनट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने बोला और सिर्फ 24 मिनट भाजपा के विधायकों को बोलने दिया। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की असेंबली इसको बनाना चाहते हैं। अपोजिशन की बात सुन के राजी नहीं, सरकार भागना चाहती है, लोगों के मुद्दे यहां पे ना आए, इनके वादे इनको याद न दिलाए विपक्ष, इसलिए ये विपक्ष की आवाज को उठने नहीं देना चाहते हैं सदन में। लेकिन इनकी भूल है। हमें उम्मीद थी कि एक सीनियर आदमी को स्पीकर बनाया है, लेकिन जिस जमात से वो आते हैं उससे कोई ज्यादा तवक्को हम नहीं कर सकते हैं। हमने बात की है, कई बार कम मिलता है क्योंकि अब बहुत एक्सपेक्टेशंस है, बहुत इश्यूज है, बट कोशिश कर रहे हैं जितना कम समय में भी हम बोल सकते हैं, जो इश्यूज उठा सकते हैं, तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। बाकी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे इश्यूज और भी उठेंगे। उम्मीद यह है कि देखिए हम अपोजिशन में 3-4 ही लोग हैं, बाकी एनसी और बीजेपी अगर आप देखें तो डबल इंजन वाली सरकार है, उनकी यूटी है और इनकी गवर्नमेंट है, तो आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हम जैसे लोगों को स्पेस कहाँ मिलेगी। तो फिलहाल असेंबली के अंदर कई सारे हंगामे चल रहे हैं और इन हंगामों के बीच में जो चीज़ें साफ तौर पे दिख रही है वो है कि एनसी या फिर अपोजिशन के बीच में बाहमी टकराव। वहीं कट मोशन के हवाले से पुलवामा से पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान परा के मेल और पोस्ट को लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ। स्पीकर ने मेंबरान से ऐवान का वक़ार बरकरार रखने की अपील की और कहा कि अवाम को गुमराह करने वाले बयान से बचा जाना चाहिए। पीडीपी एमएलए ने इल्ज़ाम लगाया कि एक अफसर ने उनके कट मोशन को कबूल करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कट मोशन के उनके सवालात को खारिज करने का भी इल्जाम लगाया। स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर ने उसकी वजाहत करते हुए कहा कि असेंबली प्रोसीजर के तहत उनके कट मोशन को कबूल नहीं किया गया है। स्पीकर ने परा को मुखातिब करते हुए कहा कि आप नौजवान और तालीम याफ्ता हैं और सियासी मैदान में लोगों को आपसे काफ़ी ज़्यादा तवक्को है, उम्मीदें हैं, लिहाजा आवाम से सच बात करें। परा ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि महकमे से पूछे गए सवालों के जवाब अधूरे होते हैं। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि इससे बेहतर जवाब तो आरटीआई से मिल जाता है। परा के जवाब के दौरान ट्रेजरी बेंच और आखिरी कतार में लगातार आवाज़ आती रही, हंगामे होते रहे। अकबर लोन और अल्ताफ़ कालू ने पीडीपी एमएलए को स्पीकर के साथ सलीके से पेश आने और अफसर का नाम बताने को कहा जिसने कट मोशन के सवाल को कबूल नहीं किया था। मैंने सर जितनी कट मोशंस दी अभी तक उसी प्रोसीजर के हिसाब से दी, और कल भी जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के जो महकमे थे जितने भी थे इकट्ठे मैंने कट मोशंस दी। मेरी बात पूरी आप सुनिए, और उसी पैटर्न में दी जैसे इनको सबमिट किए उसी वक्त सर। उसके बाद जब मैंने देखा कुछ आई है कुछ नहीं आई है, फिर मैंने उनको वापस फ़ोन किया, मैसेज भी किए। इन्होंने कहा नहीं जी इनके बारे में हमें नहीं लेनी है।
आई डोंट वांट टू नेम पीपल एंड ऑफिसर्स जो उनको नहीं लेना चाहते थे इस हाउस में, और मुझे कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है। कोई भी बहुत मेंबर्स ने बोला यहाँ कि जवाबों पे हम सेटिस्फाई नहीं थे। मैक्सिमम पीपल सेड कि जवाब ऐसे मिल रहे जैसे RTI के जवाब मिल रहे। मैंने आपको सर उसी टाइम पे उसी दो दिन का नोटिस है, 2 दिन का नोटिस है मैंने सबमिट किया उसी में। एक मिनट 2 दिन का सर आपने लिखा है 2 दिन का नोटिस, मैंने उसी प्रोसीजर से फॉलो किया। उसके बाद जब वो डोडा से आम आदमी पार्टी के MLA महराज मलिक ने कहा है कि गिरफ्तारी के डर से उनकी आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। KCTV से खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि अपने असम्बली हलके और जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में वो आवाज़ उठाते रहेंगे। महराज मलिक आज भी अवाम में वो काफ़ी सरगर्म दिखाई दिए, बेहद जारहाना अंदाज अख्तियार किया। उन्होंने कहा कि अवाम को मुद्दे पर बात करने की बजाय गैर ज़रूरी ट्वीट से बात हो रही है। उनका इशारा कट मोशन से मुतालिक वहीद रहमान पर्रा के एक्स पोस्ट को लेकर के था। एक्स पर डाले हुए पोस्ट में जो चीज़ें डाली गई थी खास तौर पे LG इंतजामिया के या असम्बली के ताल्लुक से उसके बारे में था। गैर जमानती वारंट और करप्शन के हवाले से उन्होंने दावा किया कि बदउनवानी अफसरों के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, यानी करप्टेड ऑफिसर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि करप्शन का तार ऊपर तक पहुंचा हुआ है। मेरे साथ महराज मलिक हैं। सर, जिस तरह से सदन में बड़ा हंगामा बरपा और हम लगातार देख रहे हैं आप आवाज भी उठा रहे हैं, क्या आवाज ही इधर बिठा दोगे, अंदर क्या बोल आप बोल तो रहे हैं आवाज में। अब आवाज इतनी रहे तो मुझे और तो बात करनी है। मैं ये कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए ऐवान बना है और इस ऐवान में भाजपा का एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, NC को बहुत बड़ा मैंडेट मिला है और जम्मू कश्मीर की आवाम ने एक सरकार दी है और वो सरकार छोटे छोटे तुच्छे मुद्दों पे बातें करेंगी तो मुझे तकलीफ होती है। मैं चाहता हूँ कि इस ऐवान के अंदर जो उम्मीदें थी नौजवानों को, बेरोजगारों को, यहाँ के लोगों को, उन पे बहस हो। जब आप देखेंगे वहीद रहमान के पारा पे ट्वीट की बात होगी और मेरे पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन पे बात नहीं होगी तो मुझे तकलीफ होगी। आपने कहा मेरे सवाल नहीं पूछने देते, वक्त नहीं देते हैं। मेरे सवाल तो कभी आए ही नहीं हाउस के अंदर, लेकिन मैंने गिला नहीं किया। लेकिन आज मैंने बोला इनके तो सवालों के ढेर हैं। इनके सवाल क्या है, खुद से ही सवाल पूछ रहे हैं जो इनकी करतूतें हैं। चाहे PDP हो, भाजपा हो, इन्होंने 10 साल के अंदर राज किया और 10 साल के अंदर जो धांधली हुई उसमें पूछने का इनको कोई अधिकार नहीं है। शर्मिंदा हो। GM सरूरी मामले पे अरेस्ट वारंट जो निकला, देखिए मैं आवाम की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई आवाम लड़े। आपका भी फर्ज बनता है। अगर मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ, अरे क्या क्या करूँ, किस किस से लड़ूं, मुझे छोड़ दीजिए ना अकेला इनके खिलाफ लड़ने के लिए। जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो सरकार में है, बाकी आवाम मेरा भी तो कोई काम करे, मैं तो लोगों का कर रहा हूँ। अरे आपका भी फर्ज बनता है, आप भी योगदान दीजिए जहाँ जहाँ बन सकता है। तो यहाँ पर जो महराज मलिक वो बात कर रहे थे और उन्होंने खुल के अपनी बातों का जवाब दिया और जिस तरह से सदन में जो हंगामा बरपा उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर 20 मिनट तक जो है एक ईमेल के ऊपर चर्चा हो सकती है, जो समय बाकी मेंबर्स को दिया जा सकता था, तो क्यों इस तरह की जो वक्त जाया करने वाली बातें होती हैं। बाकी अरेस्ट वारंट को लेकर उन्होंने कहा कि मैं जनता की आवाज उठाता रहूंगा, अगर अरेस्ट भी हो जाऊंगा फिर बेल लेके बाहर आऊंगा, फिर काम करेंगे। लेकिन ओवरऑल हंगामे भरे दिन में आज जो है जिस तरह से चाहे वो वहीद पर्रा को फटकार लगाना हो स्पीकर द्वारा या फिर महराज मलिक ने अपनी बात रखनी हो, उस दौरान हंगामा बरपा हो, उसको लेकर हमने जो सवाल पूछे उसका जवाब महराज मलिक ने दिया है। उम्मीद है कि आगे जिस तरह सदन चल रहा है उनको मौका मिलेगा और अपनी बात। और डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक आज असेंबली की कार्रवाई में सरकार पर जबरदस्त हंगामा करते नजर भी आए। उन्होंने असेंबली में सरकारी महकमों से के डेली वेजर्स पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया, सरकार से सवाल पूछे, डेली वेजर्स के मुद्दों का इजाला कब होगा ये कहा। वहीं महराज मलिक ने इस दौरान कश्मीर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन पर 2.5 करोड़ का घोटाले का इल्जाम लगाया। कहा कि ACB ने इसका खुलासा किया है लेकिन अब तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 0 ओवर में कभी नहीं उठाऊं सर। मैं असेंबली हाउस का एक हिस्सा हूं। मैं घर जा रहा था सर, मैं असेंबली से घर जा रहा था वापस। अब मनकोटे जी सुन लो। मैं सुबह शाम कल जो है यहाँ से घर जा रहा था, रास्ते में मुझे नौजवानों ने पकड़ा, मेरी गाड़ी के सामने आए और उन्होंने मेरे पांव पकड़े। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, सवाल कर रहे थे कि हमारा अजाला क्यों नहीं हो रहा है। मेरी गाड़ी को रोका गया, वहां पर मैं रुककर उनके साथ बात किया हूं, वादा करके आया हूं नौजवानों के साथ मैं बात करूंगा। सर वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, CM साहब तो चले गए, लेकिन हम लोगों के सवालों से भागने वाले नहीं होने चाहिए। 10 साल से हमारा नौजवान सड़कों पर लाठियां खा रहा है। कल भी ड्रिप लगी हुई थी। सर सुन लीजिए, शर्म करो यार, सुन लो, मैं सरकार से बात कर रहा हूं। 10 साल से पिट रहे हैं, ड्रिप लगी हुई थी। सर एक मामला पेश आया है कश्मीर के अंदर, एक हार्टिकल्चर
ऑफिसर जिसने 2.5 करोड़ की करप्शन की है 2021 से 2022 में, इसका नाम आज वो यहां पर चीफ है सर, इंचार्ज चीफ है यहां पर हॉर्टिकल्चर में। 2.5 करोड़ का घोटाला हुआ है सर, 2.5 करोड़ का 21 और 24 तक एसीबी ने वेरिफिकेशन की है। गवर्नमेंट को कहा कि हमें ये लिख कर दे दीजिए कि आप किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकार ने लिख कर दिया एसीबी को, लेकिन उसको 2 महीने रिटायरमेंट को हुए अभी बचे हैं सर, वो रिटायर हो जाएगा, लेकिन उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी। 2.5 करोड़ का घोटाला हुआ है सर। कश्मीर के अंदर एक स्कीम थी बैकयार्ड, चमनलाल जो आज हॉर्टिकल्चर का चीफ है सर सुन लीजिए, मैं इसलिए उसका नाम ले रहा हूं क्योंकि जो सड़क पे पिघल रहे हैं उनके साथ भी नाइंसाफी करने वाले कुर्सियों पर बैठे लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कोई करता है। एसीबी ने 4 साल इंक्वायरी की, अभी तक उसे अरेस्ट नहीं किया। वो भाग जाएगा और अच्छा बैठो ना, आप बैठो बैठिए आप बैठिए। बोलो नहीं, क्या बोलना और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में भर्ती का मामला आज असेंबली में छाया रहा। पीडीपी के वहीदुर रहमान परा ने इस हवाले से एलजी मनोज सिन्हा के नाम एक खत भी लिखा, जिसमें इस पूरे मामले की आज़ादाना जांच का मुतालबा करते हुए कामयाब उम्मीदवारों को जल्द से जल्द नौकरी देने की मांग की गई। पीडीपी का इल्ज़ाम है कि 2020 की इस भर्ती में बड़े पैमाने पर बदउनवानी हुई है। परा ने अपने खत में 10 से अहम नुकात पर जाँच का मुतालबा किया। परा का इल्ज़ाम है कि 100 से ज़्यादा नाअहल लोगों को नौकरी दी गई। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको कहीं ना कहीं नज़र में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें किसकी गलती है ये फ़िलहाल कोई नहीं कह सकता। ये सिर्फ इल्ज़ामात का दौर चल रहा है कि स्पीकर साहब कोई सुन नहीं रहे हैं। अपोजिशन का कहना है कि वो स्पीकर साहब मनमानी कर रहे हैं, हमारे लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है। दूसरी तरफ अपोजिशन में बाकी जितनी भी हैं बरसर इक़्तिदार पार्टी यानी उमर सरकार के अलावा उन सब का कहने के इल्ज़ामात है। उसके साथ साथ जितनी भी सारी चीज़ें हुई हैं अलग अलग पार्टी से, उसका सीधा सीधा इशारा रातर साहब की तरफ है, एनसी की तरफ है। और ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि क्या वाकई रातर साहब इस तरह की चीज़ें कर भी सकते हैं, क्योंकि पहली दफ़ा रातर साहब असेंबली में दाखिल नहीं हुए। वो बहुत पुराने, बहुत सीनियर और मोस्ट सीनियर वहाँ पे एमएलए हैं, और जाहिर है कि इस स्पीकर की पोस्ट पर वही आदमी बैठता भी है। तो सारी चीज़ें उन्हें पता है, रूल रेगुलेशंस पता है, लेकिन लूप होल कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, उन तमाम तर चीज़ों पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ रविंद्र सिंह सलातिया साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलातिया साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शौकिया कुरैशी जी हमारे साथ पीडीपी से जुड़ी हुई हैं। पीडीपी से काफ़ी बेबाकी से बोलने के लिए शौकिया कुरैशी जी जानी जाती हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नासिर लोन साहब हमारे साथ जेकेएनसी से जुड़े हुए हैं। सीधा शौकिया जी आपसे शुरू करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम तादाद आपकी ज़रूर है, लेकिन हंगामे सबसे ज़्यादा आप ही की तरफ से हो रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है असेंबली में? आमिर जी, प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मेरे बाकी पैनलिस्ट हैं उनको मेरी तरफ से सलाम और आदाब। ना मैं गिरा ना उम्मीदों के मयार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में बार बार गिरे। देखें, आपने ये कहा कि हम हंगामे बहुत ज्यादा करते हैं जी, लेकिन जब कोई ऐवान में जाता है, एमएलए बनता है, वो सिर्फ अकेली एक शख्स की आवाज नहीं होती है, उसके पीछे लाखों लोगों का एतमाद होता है। जब तक लाखों लोग आपको वोट नहीं करेंगे, आप एमएलए बन के असेंबली में नहीं जा सकते हैं। और बहुत जरूरी है कि उन लाखों लोगों की आवाज, उन लाखों लोगों के मसाइल, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी मामलात हैं, जब तक कि वो असेंबली में कहने का मौका नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है फिर असेंबली में जाने का कोई फायदा ही नहीं है।
नहीं तो शौकिया जी, आप क्या कहना ये चाह रही हैं कि क्या रादर साहब को कानून नहीं पता, असेंबली कैसे चलानी है, क्या उन्हें ये नहीं पता, क्या वो पहली बार ये सारी चीजें देख रहे हैं? रादर साहब सीनियर मोस्ट है, मतलब मोस्ट सीनियर वहां पे हैं, स्पीकर के पोस्ट पे हैं, तो जाहिर है कि वो रूल के खिलाफ नहीं जा सकते, चाह के भी नहीं जा सकते, तो फिर इल्जाम किस बात का? मैं वो समझने की कोशिश। ऑनरेबल स्पीकर साहब ने आज का जो वक्त है 80 मिनट जो है 80 मिनट्स हमारे एनसी के लोग बोलते रहे और बाकी लोगों को क्या वक्त मिला? महराज साहब ने बहुत शोर मचाया कि 20 मिनट वहीद साहब ने ले लिए, लेकिन आप ये देखें कि 20 मिनट में उन्हें बोलने का मौका कहां मिला? उन्हें मौका नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूं कि हमारे स्पीकर साहब जो है उनको मालूम नहीं है कि असेंबली को किस तरह चलाना है, वो बहुत इज्जतमाब हैं और सीनियर लीडर हैं, लेकिन आज जो मामला है वो कुछ अलग है। जो भी हमारी एलजी की हमारी यहाँ पे यूटी में जो भी सरकार थी, आज हमारी एनसी की हुकूमत उन्हीं को एक्नॉलेज कर रही है, उन्होंने जो काम किए हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अपने किसी को सवाल करने का अपोजिशन को मौका ही नहीं मिल रहा है। देखिए, जब तक एक अपोजिशन नहीं होगी तब तक रूलिंग पार्टी का तो कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल, सलादिया साहब से भी समझ लेते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन उनके जवाब देने से कासिर है। ठीक है, उसका जवाब ले लेते हैं। सलाती साहब, प्रॉब्लम कहाँ है? मैं सबसे पहले ये समझने की कोशिश करूंगा आपसे। आप सबसे बड़ी अपोजिशन में हैं, आपका एक अपोजिशन लीडर है जो चुन करके बातचीत करता है, लेकिन नाराजगी तो दोनों तरफ है, असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर भी। वॉकआउट का सिलसिला लगातार चल रहा है। आपकी नज़र में कहाँ प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट और आपको सबको नमस्कार। नमस्कार। लेट जुड़ा हूँ मगर आपकी बात का जवाब दूंगा जी। जैसा आपने कहा कि कहाँ पे पेच फंसा है और कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये जैसे अभी पीडीपी की प्रवक्ता बोल रहे थे, सही बोल रहे थे कि जो रादर साहब है बहुत सीनियर लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अब जो असेंबली बनी है और जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला है, वो उनकी पार्टी के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय पूरी जमात के साथ और पूरे 42 अपने एमएलए के साथ वो पूरे सरकार में बैठे हुए हैं। लगता था कि सभी चीजों को देखा जाएगा, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होगा, मगर बीइंग ए अपोजिशन पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी, आपको जैसे उन्होंने बताया कि 80 मिनट इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग वहां पे बोले और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 24 मिनट मिले, जबकि 12 मेंबर साहिबान को ये अख्तियार उनका टोटल नंबर था उसमें बोलने का, तो जिसमें 24 मिनट मिले। तो लगता है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन मुद्दों से बात करना चाहती थी, वो मुद्दे अब वो उन्होंने टोकरी में डाल दिए हैं और उसको जैसा उन्होंने मैनिफेस्टो दिया वो सब चीजों को भूल चुके हैं इस समय। वो चाहते हैं कि वो अब सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं और दाएं बाएं की बात करके वो सिर्फ असेंबली को, बजट सेशन को निकालना चाहते हैं। वो मेन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, आपने जो मुद्दा उठाया है इस समय, जो उसमें असेंबली में आज जो मुद्दे आए हैं, जिसमें बहुत से डेली वेजेस का मुद्दा आया है और तिजोरी का वो उसका मुद्दा आया है, तो ऐसी बहुत सी चीजें आई है। उन मुद्दों पे बात करने से वो, मुझे लग रहा है कि वो बच रहे हैं और वो चाहते नहीं है कि जो लोगों के मिसाइल हैं उनको यहाँ पर वहां पर बात की जाए, लोगों के मिसाइल हल हों। उस चीजों पर नहीं आने का कारण यही है कि असेंबली में शोरगुल, और जो हमारे रादर साहब है वो पक्षपात का, मैं कह नहीं सकता कोई इतने सीनियर लीडर है कि उनको ऐसा करना नहीं चाहिए, पर मुझे लग रहा है कि वो इस समय एनसी की बोली बोल रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, आपको जमात का पता है, वो अपने उन चीजों को ही आगे करेंगे और अपोजिशन को दबाने की कोशिश करेंगे, मगर अपोजिशन दबेगी नहीं। ठीक है, यानी कि अपोजिशन दबने वाली नहीं है। नासिर लोन साहब, जिस तरह की चीजें, पीडीपी भी देखिए नाराज नजर आ रही है और बीजेपी भी साफ तौर पे कह रही है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, पहले तो अमित जी, आपको और मेरे जितने को पैनलिस्ट है सबको मेरा आदाब। देखिए, जहाँ तक बात है, एक तो पहले ये बहुत मुबारक की बात है कि 6 साल के अरसे, 6-7 साल के गैप के बाद जो ये मौका मिला
जम्मू कश्मीर असेंबली को वापस आके लोगों के मसले मसाइल उठाने का, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो उस चीज़ की मुबारकबाद है। उसके अलावा जब आप बात करते हैं कि डिस्पैरिटी की या जो हाउस में अलग अलग MLAs या पार्टीज ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें कम वक्त दिया जा रहा है, दूसरे को ज़्यादा वक्त दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक आप देख रहे हैं कि इवन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ MLAs हैं जो खुश नहीं थे इस चीज़ से कि उन्हें कम वक्त मिल रहा है। एज एन MLA, एज एन इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, वो ये चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के इश्यूज उठाएं असेंबली में। लेकिन हाउस का एक अपना प्रोसीजर होता है, लिमिटेशंस होती है, उसकी वजह से हर कोई जो MLA है उसकी जो हर कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है वो एंटरटेन नहीं हो सकती। तो इन सारी लिमिटेशंस में जाहिर सी बात है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, आप हर किसी को इक्वल टाइम नहीं दे सकते। लेकिन ओवरऑल जब हम देख रहे हैं कि पिछले इस मार्च के महीने में पिछले 15-20 दिन से जो असेंबली चल रही है, हम हर रोज देखते हैं कि हर एक पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्वेश्चंस भी उठा रहे हैं, डिस्कशंस भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जस्ट या इक्वली जो है रिप्रेजेंटेशन आ रही है असेंबली से। बाकी मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि एज एन MLA, एज एन इंडिविजुअल, हर कोई चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले, उसे उसके जो है नहीं, तो लोग ज्यादा वक्त कहाँ मांग रहे हैं, वो तो वही वक्त मांग रहे हैं जो उसके उनके लिए अलॉकेट किए गए हैं। खासतौर पे वही वक्त आपने 20 मिनट वही बोल रहा हूँ, देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप दिन के हिसाब से जो है डिवाइड करेंगे कि अगर दिन में आप 5 घंटे असेंबली में बैठेंगे तो इक्वली डिवाइड करेंगे पार्टी में, ऐसा नहीं होता है। नहीं, देखिए रूल रेगुलेशन, देखिए नासिर साहब माफी चाहता हूं, असेंबली के रूल रेगुलेशन जाहिर सी बात है हम स्कूल से नहीं आए, हमें पता है अच्छी चीजें। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिसके लिए भी स्पीकर साहब ने जितना भी वक्त दिया है, एटलीस्ट उन्हें बोलने तो दिया जाए, बीच में इंटरप्ट न किया जाए, और दूसरे लोग जो बोल रहे हैं उससे पहले या उसके बाद उनको अच्छे खासे वक्त मिल जा रहे हैं। 9 MLAs आपके बोल रहे हैं और अपोजिशन का 3 क्यों भाई? क्या अपोजिशन को ज्यादा आवाज उठानी नहीं चाहिए? नहीं, ये मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको, ये ऐसा नहीं है ना कि हर दिन आप डिसाइड करते हैं कि आज जो है इक्वली हर एक पार्टी से मेंबर बोलेगा। किसी दिन एक ऑपोजिशन के मेंबर ज्यादा बोलते हैं, किसी दिन ट्रेजरी बेंचेस के MLA ज्यादा बोलते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि डे के हिसाब से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये ओवरऑल सेशन के हिसाब से होता है कि अगर आप ओवरऑल सेशन में आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम मिलता है, उसमें आप कोशिश करते हैं कि जो एलोकेटेड टाइम है वो हर एक पार्टी को मिले, हर एक रिप्रेजेंटेटिव को मिले, पर ये पर डे के हिसाब से नहीं होगा। जहां तक बात रही, ठीक है सलादिया साहब आप कुछ कह रहे हैं, जहां तक बात रही इंटरप्शन दोनों तरफ से होती है। ठीक है नासिर साहब एक मिनट, सलादिया साहब को कुछ बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आता हूं आपकी तरफ। मैं ये कह रहा हूँ, यही क्वेश्चन दोहराया जा रहा है कि उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के 9 आदमी क्यों बोलेंगे और अपोजिशन के 3 आदमी क्यों बोलेंगे? उसका जवाब मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ऐसा नहीं है ना कि एक दिन नहीं। तो सलादिया साहब उन्होंने कहा है, राधा साहब का जवाब हमने सुना, उन्होंने कहा कि बाकी जो अपोजिशन के लीडरान हैं, नासिर साहब अपना जवाब आप दे लीजिएगा, लेकिन उन्होंने राधा साहब का जो बयान सामने आया वो ये उन्होंने ये कहा कि बाकी लीडरान को आगे जवाब देने का या बातचीत करने का मौका दिया जाएगा। क्या बिल्कुल इससे अपोजिशन की नाराजगी दूर होती है? सलादिया साहब ऐसा देखो, जब जिस इशू पे बात की जा रही है उस इशू पे अगर ऑपोजिशन कोई कुछ कहना चाहती है तो उसको मौका दिया जाना चाहिए। अगर मौका नहीं देंगे तो उसका फायदा क्या होगा हाउस का? तो इसलिए ये कहना गलत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा मौका देंगे और ऑपोजिशन को आप बिल्कुल ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा असेंबली के अंदर। खैर ये जमहूरियत के खिलाफ भी है और ये होना भी नहीं चाहिए। शौकिया जी आप कुछ कह रही हैं? जी आमिर साहब, अभी जैसा कि लोन साहब ने कहा कि काफी बरस के बाद अपनी बात कहने का MLAs को मौका मिला है, लेकिन सदन में हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि NC के जितने भी मेंबर हैं उन्हें वाकई इस बात का एतबार नहीं आ रहा है कि इस वक्त वो इक़्तिदार में है। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सरकार को और उमर साहब को हथेली का छाला बना के रखा हुआ है। और वो आप देखें, जब किसी फैमिली में मन्नत और मुराद के बाद कोई बेटा या बच्चा, खासकर लड़का जब पैदा होता है तो उसको किस तरह से हर तरफ से प्रोटेक्ट किया जाता है, और कहीं ना कहीं
यही सब चल रहा है कि अपोजिशन के लोगों को अपने मामलात कहने का मौका नहीं मिलता। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे लगता है मुरादों की सरकार नहीं होता है सर, मुझे लगता है शौकिया जी जो बोल रही है ना इसका उल्टा है जी। मुझे लगता है शौकिया जी जो बोल रही है उसका उल्टा है। पीडीपी वालों को ये यकीन नहीं हो रहा है कि वो लोग जो है सिर्फ तीन मेंबर्स तक पहुंच गए हैं। उन्हें अभी भी लगता है कि वो 15-20 के नंबर में है, तो इसलिए उनको ज्यादा टाइम मिलना चाहिए असेंबली में। आई थिंक ये सिर्फ बयानबाजी है, ये ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन है। आप ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन कर रहे हैं। पहले तो बदकिस्मती की बात है कि इन्हीं के लीडर बयान देते हैं। जो आज की असेंबली है इसको जी म्युनिसिपलिटी बना दिया गया है। आप ही पहले हाउस की जो सैंक्टिटी है उसको गिरा देते हैं, उसे एक म्युनिसिपैलिटी के साथ कंपेयर करते हैं। आप ही जो है हाउस को कंपेयर करते हैं आरटीआई के साथ। तो मुझे लगता है ये गैर जिम्मेदाराना चीजें हैं। आपको ऐसे बयान नहीं देनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इस हाउस की इस इंस्टीट्यूशन की सैंक्टिटी जो है नहीं गिरानी चाहिए। अगर यूटी में असेंबली का वो स्टेटस नहीं है जो स्टेट के बराबर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये म्युनिसिपैलिटी के बराबर है। आज आप देख रहे हैं असेंबली में आपके कैसे हर एक इशू पे बात हो रही है। जो लोगों की आवाज दब गई थी पिछले 7 साल में, वो आज आवाज जो है बनकर लोगों की जो है आवाज बनकर हर एक एमएलए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो ऑपोजिशन से हो, ट्रेजरी बेंचेस से हो, वो आज आवाज उठा रहा है लोगों की। वो आज लोगों के मुद्दों पे बात कर रहा है। ऐसी बातें म्युनिसिपैलिटी में नहीं होती। तो आपके लीडर्स को भी जो है ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। इस असेंबली को म्युनिसिपैलिटी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, इस असेंबली को आरटीआई से कंपेयर नहीं करना चाहिए, और थोड़ी पेशेंस दिखानी चाहिए। वो जी कुछ दिन पहले आपके ही चीफ स्पोक्स पर्सन ने ये कहा था कि हम आप ये समझें कि हमारे पास फिलहाल कोई पावर ही नहीं है। जब कोई अभी डुअल इंजन सरकार है, अभी हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो आपके अपने ही कोरोफेल में पावर कम होना या पावर नहीं होना या असेंबली का वो स्टेटस जो स्टेट में या 370 के दौरान था वो नहीं होना, वो एक बात है। लेकिन उसको एक म्युनिसिपैलिटी से कंपेयर करना क्या ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। आप इसी असेंबली को कहते हैं ये म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपैलिटी के बराबर है, तो आज आप किस बात पे रो रहे हैं? नहीं, तो ये नहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए इल्तिजा मुफ्ती ने ये बयान दिया है, वहीद परा साहब ने ये बयान दिया है। आपके जितने सीनियर लीडर है वो बार बार कहते हैं ये तो म्युनिसिपैलिटी है। तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान आपको नहीं देना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए। आपको नासिर साहब जो मौका मिला है हाउस को चलने दे। नासिर साहब बुरा क्यों लग रहा है म्युनिसिपैलिटी बोला हाउस को, या फिर इस वजह से कि आप लगातार आपके जो बयान सामने आए जिसको उन्होंने काउंटर किया कि आपके पास कोई पावर नहीं है और आपने कब माएगी का हमेशा बात कही कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, देखिए आप कंपेयर करें जो स्टेट में आपके पास बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, गलत है, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। लेकिन सर जो चुनी हुई आवाम की सरकार हो, लोन साहब आप चुनी हुई आवाम की सरकार है, आप उम्मीदें हैं नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। जो कंफ्यूजन, देखिए काम क्यों नहीं हो पा रहे, नासिर सर बहुत बड़ा रीजन है जो बिजनेस आप लोगों की उम्मीद है कि नहीं है, लोगों की उम्मीद है कि नहीं है? मैं वही कह रहा हूं, मेजोरिटी में आप सरकार हैं, तो आप अपनी कमजोरी, आपको लोगों ने योद्धा बना करके जंग के मैदान में उतारा और आप कहें कि भाई हमारे हाथ पैर फूल रहे हैं, हम लड़ नहीं सकते। कैसे आप कह सकते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है? लेकिन मैं वही कह रहा हूँ। देखिए जो इवन यूटी का सेटअप है उसमें भी जो बिजनेस रूल्स हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। जो ऑनरेबल एलजी ने सलादिया साहब से एक स्लाइड जिताकर भेजा है और इन्हें लोगों के लिए कुछ करना है। जब इन पे कोई काम करने की बारी आती है जो कि इनके मिजाज के खिलाफ है, ये कहते हैं हमारे हाथ बंधे हैं। और जो इन्होंने करना है, इन्होंने अपने फ्लैट्स को, अपने क्वार्टर्स को बेहतर से बेहतरीन रंग करवाना था, उसे मेंटेन करवाना था, उसके लिए तो बिल्कुल इनके पास पावर्स हैं। उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे, वो भी एक पॉइंट है। मैं सलातिया साहब आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा। ये कुछ नहीं कर पाए हमारे डेलीवेजर्स के लिए क्योंकि पावर नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर पाए अभी रिजर्वेशन के लिए। ये देखिए कितनी बदकिस्मती की बात है, हमें 4.5 साल चाहिए। कितनी बदकिस्मती की बात है कि आप हमारे ये जो इनके चीफ स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि हमें 4.5 साल अभी और दे दीजिए आप।
ठीक है, फिर हम सलातिया सर मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए, मैं आपकी तरफ शिफ्ट होता हूं। शौकिया जी, डेली वेजर्स का मुद्दा आपके दौर में भी था, सिर्फ मुझे सिंपली ये बता दीजिए कि आपने क्यों नहीं हल किया था मुद्दा? देखें, जब हमारे टाइम पे था, हमने उस वक्त भी इनको 61,500 लोग थे उस वक्त कि जो हमारे बायोमेट्रिक, जिनकी हमने कहा कि ये पेरोल पे हैं, लेकिन हमारी सरकार नहीं रही। हमारी तो पूरी तैयारी थी कि हम इनको रेगुलराइज करेंगे, लेकिन नहीं रही। ठीक है, जो हम नहीं कर पाए और उसको 10 साल में फिर हमारी बीजेपी की सरकार कुछ नहीं कर सकी, हमारी यूटी जो थी वो कुछ नहीं कर सकी। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, लोगों ने हमें कहा आपने कुछ नहीं किया, अब तो आप कर सकते हैं ना, अब आप कर दीजिए। चलिए, सिर्फ बार एक ही बात का मुद्दा लेकर ये कहते हैं आपने उस वक्त नहीं किया। ठीक है, हम मानते हैं हमने नहीं किया, तो आप कर दीजिए। ठीक है, वो जाहिर है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और उनसे ये पूछा जाएगा। सलातिया सर, मैं आपसे एक चीज समझूंगा, आपने हमेशा कहा है कि बीजेपी अपोजिशन में ही नहीं सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलेगी। सर कहां हैं आप? मुद्दे उठ रहे हैं, वॉकआउट हो रहा है, रोजाना हंगामे हो रहे हैं, अवाम के मुद्दे तो अधर में लटके हुए। ऐसा है अमित जी कि जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं आप, डेली वेजर्स का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट के टाइम का ही मुद्दा है। इनको ये समझ लेना चाहिए, ये तब से ये मुद्दा चल रहा है। और उसके बाद एक सरकार बनी जिसमें महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी और भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोग में थी। अब ये किनका दायित्व था कि इस मुद्दे को कैसे हल करना है, क्यों करना है, किस टाइम पे करना है? तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस 2008 से और 2010 से लेकर लगातार उनको भी समझना चाहिए था क्यों नहीं हल किया गया। और उसके बाद महबूबा जी सीएम थी, एज ए सीएम तो वो उनके पास ही सारे राइट्स थे। उस समय स्टेट भी थी, उस समय यूटी नहीं थी, मगर यकीनन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी थी उस समय, मगर जो भी फैसला लेना था वो तो सीएम ने लेना था। और उसके बाद जब यूटी बन गई तो वो तो उस समय उसके बाद तो सब चीजें धराशायी हो गई। मगर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है और क्लीन मैंडेट से बनी है। मगर मुझे ये नहीं समझ आया कि इस जो मैनिफेस्टो बनाया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उसमें डेली वेजर्स को क्यों नहीं उसमें तरजीह दी गई, क्यों नहीं जगह दी गई? क्योंकि ये हल करना नहीं चाहते, और अगर ये इनकी मंशा नहीं है कि उस चीज को हल किया जाए। कल जो लाठीचार्ज हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये ऐसा लाठीचार्ज किया गया और बहुत से लोगों को उठाकर जेलों में बंद कर दिया गया, थानों में बंद कर दिया गया। मगर ऐसा क्यों नौबत आ रही है? तो हम ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी आज भी इसी चीज के ऊपर बात करना चाहती थी, और जब हमारे जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने समय नहीं दिया तो वॉकआउट कर दिया। हम क्यों बात करेंगे? देखिए 80-90 की दहाई में थोड़ा सा जो है जब जरूरत पड़ी डेली वेजर्स का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद आप भी जिम्मेदार रहे, आपकी भी हुकूमत आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एज वेल। तो मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि लोगों के सारे मसाइल दहाइयों से चले आ रहे हैं, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है तो बहुत सारे मसाइल अचानक खड़े हो जाते हैं। क्या एलजी इंतजामिया में ये मसाइल नहीं थे? जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है सारे के सारे अपोजिशन स्ट्रांग हो जाते हैं और उसके बाद सारे मुद्दे पे डायरेक्ट असेंबली को घेर लिया जाता है और वहां पे या तो वर्कआउट हो जाता है, किसी मुद्दे पे खासतौर पे बातचीत नहीं हो पाती। तो क्या सिर्फ एक विलन के तौर पर हमारे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस है? सलातिया साहब। अमित जी ऐसी बात नहीं है। अब बात आ गई, ये मसला हल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में है कि ये मसला जो बहुत देर से पेंडिंग है, इसका मसला हल होना चाहिए। हमारे मैनिफेस्टो में भी था, अगर आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो असेंबली इलेक्शंस का जो मैनिफेस्टो था उसके में ये मुद्दा था, इस मैनिफेस्टो में ये पॉइंट था कि डेली वेजर्स को पक्का करना है। मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ 29 एमएलए बने और नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्लीन मैंडेट मिला। आज भी हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को लेकर बात करे और जैसा भी इसका हल हो सकता है, चाहे वो फेस वाइज हो, चाहे कैसे हो, उस हल करने में भारतीय जनता पार्टी सहयोग करेगी। मगर इनको आगे तो आना चाहिए। आपको अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है नासिर साहब, ये किसी को इसका जवाब नहीं मालूम। आगे तो आइए, कम से कम कुछ करके तो दिखाइए। नासिर साहब, मैं जवाब देना चाहूंगा जी। देखिए, बीजेपी को तो पहले कोई हक ही नहीं है बात करने का। क्यों साहब? डायरेक्टली इनडायरेक्टली पिछले 10 साल से ये लोग जो है
जम्मू कश्मीर में रूल कर रहे हैं। और 2019 में जब पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने तकरीर की थी, जब 370 हटाया गया था, तो उनकी तकरीर का मेन मुद्दा ये था कि बस अब 370 हट गया है, अब जम्मू कश्मीर के सारे मसले हल हो जाएंगे, डेवलपमेंट के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, इन इशू से। और पिछले 5 साल देखिए आप, 6 साल ऑलमोस्ट 6 साल गवर्नर रूल रहने के बाद भी, डायरेक्ट बीजेपी का जो है रूल रहने के बाद भी, क्योंकि मरकज में भी कंटिन्यूसली इन्हीं की गवर्नमेंट थी, इस मुद्दे पे न कोई बात हुई, न कोई प्रोग्रेस हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिर्फ 4 महीने हुए हैं अभी सरकार में आए हुए, 4 महीने में ही हमने इस पे बात भी स्टार्ट की, और उमर साहब ने कुछ दिन पहले असेंबली में एक कमेटी का ऐलान भी कर दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर वो कमेटी रिपोर्ट देगी और इंशाल्लाह रिकमेंडेशंस देगी, और इंशाल्लाह जो ये सारे डेली वेजर्स हैं इनका जो है परमानेंट जो है इंशाल्लाह इनकी परमानेंट कर दी जाएगी। तो गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी एक्शन किया है। नहीं, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा नासिर साहब, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। डेली वेजर्स के एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि सर ये मसला इतना बड़ा नहीं है जितना सरकार या अपोजिशन दिखा रही है। ये 1 महीना, बहुत ज्यादा तो हार्डली 2 महीने के अंदर मसला हल हो जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 6 महीने का क्यों वक्त चाहिए, जब इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सकता। मैं आपको बोलूंगा, देखिए कोई भी मुद्दा छोटा नहीं होता। अगर ये इतना छोटा मुद्दा होता तो इतने टाइम से लटका हुआ नहीं होता। सर आपको लगता है कि मैं बीच में रुकूंगा, तब आप बात पूरी कर लीजिएगा। क्या उमर साहब इस लायक नहीं? उमर साहब इतने बड़े लीडर हैं, उन्हें हर बारीकियां पता है डेली वेजर्स का, क्योंकि हर दौर में असेंबली में रहे हैं वो। तो एक पेन उठाएं, पेपर उठाएं, साइन मारे और मसला खत्म। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये इतना आसान मसला नहीं है कि बस एक पेपर उठाना है, साइन करना है और मसला खत्म। इसमें काफी सारी मोडालिटीज देखनी है। अगर उनको परमानेंट करना है, किस तरह परमानेंट करना है, पे स्केल क्या रहेगा, बाकी चीजें क्या रहेंगी। मतलब एक चीज आपको अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि पहले 4 महीने में ही अगर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना के, जिसको टाइम भी दिया है, टाइम बाउंड कमेटी है, ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम बाउंड नहीं रखा है, टाइम बाउंड रखा है कि 6 महीने के अंदर अंदर आप रिपोर्ट दीजिए, रिकमेंडेशंस दीजिए और जो है ये इशू रिजॉल्व करिए। तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने का अरसा बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऐसे इश्यूज पे मतलब सीरीज ऑफ जो है कंसल्टेशंस होती है, इसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस क्या है, बाकी चीजें। तो गवर्नमेंट ने बहुत सीरियसली एक जो है टाइम बाउंड कमेटी बना के इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आने वाले 6 महीने में जो है ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। चलिए शौकिया जी, अब आप खुश हैं क्योंकि डेली वेजर्स का मुद्दा हल होने वाला है 6 महीने में? शौकिया जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी क्या कहें, मैंने आपने शुरू से डेली वेजर्स का मुद्दा उठाया, क्या अब आपको खुशी है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि डेली वेजर्स का मुद्दा 6 महीने में खत्म हो जाएगा, और अब भी ये कहा जा रहा है लगातार कि 6 महीने में मुद्दा खत्म हो जाएगा। हालांकि इस मुद्दे के बारे में अपनी अलग अलग विचार है लोगों की। मैं सलातिया सब आपसे समझने की कोशिश करूंगा। आपको उम्मीद है कि 6 महीने में, इससे पहले कई और मुद्दों में भी 6 महीने वक्त मांगे गए, और अब डेली वेजर्स के मुद्दे में भी 6 महीने का वक्त मांगा गया है, उस पर कमेटी तश्कील दी गई है। आपको उम्मीद है अपोजिशन में रहते हुए? मैं ये समझता हूँ कि जैसे अगर इनका वो रिकॉर्ड में देखूंगी, जैसे असेंबली इलेक्शंस में इन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया उसमें इनका जिक्र ही नहीं किया, तो मैं क्या मानूं कि ये 6 महीने में क्या करेंगे? कुल मिलाकर उम्मीद नहीं है। कैसे उम्मीद करें? अगर इनको मैनिफेस्टो में डाला होता तो लगता कि हाँ ये कुछ सीरियस दिखा रहे हैं, सीरियसनेस लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा हल करने की बात कही थी उन्होंने, डाला तो ये कैसे करें? मैं समझूं कि ये 6 महीने के अंदर अंदर हल कर देंगे इस मसले को। ठीक है शौकिया जी, आपका स्टेटमेंट। आमिर साहब, 23 दिसंबर को प्रोटेस्ट हुआ था रिजर्वेशन के मामले पे, और उसके लिए इन्होंने कहा था कि 6 महीने आप हमें दे दीजिए। हमने एक कमेटी बनाई, 6 महीने के बाद हम उसका कोई हल जो है वो निकालेंगे, और अब ये कहते हैं कि हमने 6 महीने की बात ही नहीं की। नहीं, इस चीज से इनकार नहीं। ठीक है नासिर साहब, मैं सिर्फ चाहता हूं कि अपोजिशन की पूरी बात आप तक पहुंच जाए ताकि आप अच्छे तरीके से इसका जवाब दें। बीच में जिस तरीके की बात आ रही थी सलातिया साहब, आप ये बताइए कि अगर ये सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस प्लेयर है, ठीक है जवाब दीजिएगा आप नासिर साहब। सवाल यह कि अगर नॉन सीरियस प्लेयर्स हैं तो एक सवाल उमर साहब आपसे बार बार पूछ रहे हैं, आप इतने ज्यादा हमदर्द हैं तो आप इन पे लाठी चार्ज क्यों करवा रहे हैं?
उमर साहब ने कहा भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, कौन कहता है? एडमिनिस्ट्रेशन तो कर रही है सर। ये तो आप इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं सर, मैं उनका जुमला कोट कर रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर लाठी चार्ज कर रही है डेली वेजर्स पर, तो एक तरफ आप रहम दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ लाठी चार्ज करवा रहे हैं, कैसे? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, मैं सलातिया साहब से जानना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली। मैं आमिर साहब ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कतई इसके पक्ष में नहीं है कि बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हो। जो डेली वेजर्स हैं, जो इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए। अब क्या ये तो होम मिनिस्ट्री के अंडर है, ये तो भारतीय जनता पार्टी इसमें यहाँ पर। चलिए मैं एक कट्टू दे देता हूं कि इन्होंने एक प्रोटेस्ट निकाला था, मार्च निकाला था, सीएम हाउस की तरफ जा रहे थे, वहां पे भी प्रोटेस्ट के दौरान लाठीचार्ज हुआ और ये कई लोगों को हिरासत में लिया गया। ये डेली वेजर्स का मामला था। इसके अलावा 2-3 और जगह पे लाठीचार्ज हुए, असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया था। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, ठीक है, आपने खुद ही कहा कि ऐसी चीजों की इजाजत नहीं देती, क्या मामला था वो देखना पड़ेगा, तो मैं आपको इस चीज में इल्जाम नहीं दे रहा। मैं नासिर साहब आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके की चीजें आप कह रहे हैं, 6 महीने के लिए किसी को भरोसा नहीं है, ना बीजेपी को, ना पीडीपी को, ना दूसरी जमातों को, और ना ही डेली वेजर्स के लोगों को। नहीं, देखिए, आप कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट को टाइम देना पड़ेगा। अगर पिछले 10 साल से कोई इशू है और जिसपे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई और नई गवर्नमेंट के बनने के 4 महीने बाद ही उस पे जो है बात हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, एक कमेटी तश्कील की जा रही है, दैट मीन्स थिंग्स आर मूविंग। देखिए, आप पिछले 10 साल, बिलखसूस पिछले 6 साल के जो मेस है, कि जो बर्बादी इन्होंने बीजेपी और पीडीपी ने इस जम्मू कश्मीर में की है, अगर हमें उसे ठीक करना है, हमें उसे सुधारना है, लाइन पे लाना है, तो आपको हमें कुछ टाइम तो देना पड़ेगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उमर साहब के पास। चलिए, उस चीज को बदला नहीं जा सकता, इसमें टाइम लगेगा। थिंग्स विल कम बैक ऑन ट्रैक। 100 दिन का टाइम दे दीजिए, और 100 दिन का टाइम तो हो गया। किसी ने नहीं मांगे 100 दिन, नहीं, किसी ने 100 दिन का टाइम, हमने कहीं नहीं बोला। तो अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। कहाँ मुकर रहे हैं? कहाँ मुकर रहे हैं? के लिए कह रहे हैं कहाँ मुकर रहे हैं? हमने 6 महीने का टाइम दे दें, 6 महीने के बाद आप फिर से मुकर जाएंगे, तो फिर तो आप भी यही है, हम भी यही है, आप भी यही है, हम भी यही है। ठीक है, आपको तो फिलहाल 4 साल। नासिर साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, उसके बाद मैं स्विच करूंगा दूसरे अपने गेस्ट की तरफ, तब फिर मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ। मैं आपसे अभी सलातिया साहब कह रहे थे कि आपने मैनिफेस्टो में भी इन चीजों को नहीं शामिल किया, यानी आपकी नजर में ये बहुत बड़ा मुद्दा था ही नहीं। अपोजिशन ने आपको घेर के ये समझाया कि भाई ये बड़ा मुद्दा है, इसे हल करो, तब आप 6 महीने का वक्त दे रहे, वरना तो आपने मैनिफेस्टो में भी शामिल नहीं किया और तवज्जो नहीं दी। नहीं, हमारे मैनिफेस्टो में ऑलमोस्ट हर वो मेन इशू जो देखिए, हमारा मैनिफेस्टो भी जो है वो लोगों से बातचीत करके बना, जो है थॉरो डिस्कशन करने के बाद बना, और जिन चीजों पे लोगों ने हमें जो है मतलब बोला गया था कि आप इसे अपने मैनिफेस्टो में ऐड करें, वो हमने की। और जहां तक मुझे ख्याल है कि इनके बारे में भी हमने मेंशन किया है अपने मैनिफेस्टो में। उसके अलावा देखिए, जो चीजें हमने मैनिफेस्टो में मेंशन की है, उसके लिए हम वादाबंद है। और उसके अलावा भी अगर कोई ऐसा बड़ा मुद्दा आता है, अगर कोई ऐसा इशू आता है जो जम्मू कश्मीर के अवाम के हित में होगा, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो मैनिफेस्टो में हम लोग बातें करें, सिर्फ उसी पे हम काम करें। मैं एक सवाल आपसे समझूंगा। आमिर साहब, यहाँ तो हमारे जो सीएम साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ लिया। जब हमने अल्कोहल की बिल के बारे में उनसे मतलब बात हुई, उनसे जर्नलिस्ट जो उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने देखिए, आप मुझे सुन लीजिए। उसके बाद आपने देखा होगा कि गुलमर्ग फैशन शो के बारे में जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कैसे जवाब, ये तो हो गया तो हो गया, ये तो फिर वही बात है, ऐसा नहीं कहा, ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। शौकिया जी पता नहीं किन ख्यालों में है और कौन सी खबरें देख रही है। जहां तक मुझे पता है और जहां तक मैंने देखा था, जिस कॉन्टेक्स्ट में उमर साहब ने कहा कि जो है अल्कोहल की जो कोई हमने हमारे मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं था, वो जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा था उनसे कि आपका क्या जो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपका क्या स्टैंड। ठीक है, इसमें कुछ भी हो, इसमें देखिए सच्चाई कितनी भी हो नासिर साहब, मनमानी तो चल रही है, इस बात को आप मानिए, आप नहीं मानिए, ये आपकी मर्जी है। जाहिर है कि आप पार्टी की तरफ से बोलेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के एमएलए
पीसी के, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, पीडीपी के, बीजेपी के और कुछ आजाद, सभी का ये कहना है, कोई एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि चलिए इस पार्टी के साथ आपका नहीं बन रहा है मामला, लेकिन सभी पार्टी के एमएलए का ये कहना है कि आप उनसे बातचीत नहीं करने देते, जब भी आवाज उठती है आप अपनी मनमानी चलाते हैं, यानी कि असेंबली जम्मू कश्मीर की असेंबली ना होकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस की असेंबली हो गई। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूं। इनफैक्ट अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में ऑपोजिशन के जो लीडर्स है उनकी ज्यादा बातचीत बाहर आ रही थी असेंबली से, क्योंकि उनको ज्यादा मौका मिल रहा था, चाहे वहीद साहब हो चाहे सजाद साहब हो, कंटिन्यूसली वो लोग बोल रहे थे, या सुनील शर्मा साहब हो, कंटिन्यूसली वो लोग इश्यूज पे बात कर रहे थे, कंटिन्यूसली उनके क्वेश्चंस रेज हो रहे थे, उनके क्वेश्चंस आ रहे थे। आप देखें, मुझे लगता है हर रोज ऑपोजिशन को मौका मिल रहा है अपनी बात रखने का। ठीक है, पर जैसे मैंने कहा कि हर किसी को खुश करना पॉसिबल नहीं है, हर किसी को, सलादिया साहब, हर एक को खुश करना पॉसिबल नहीं है। बसंती हर एक के सामने नहीं नाचेगी। सलादिया साहब, अगर ऐसी ही मनमानी चलती रही स्पीकर साहब की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा जी का आपने बयान सुना होगा। बिल्कुल जनाब, अगर आप मनमानी चलने देते आप तो इलेक्शन ही नहीं कराते, आप तो चाहते ही नहीं असेंबली रहती है। उनको आपने तो पूरी कोशिश कर दी थी कि असेंबली बोल ही हो जाए, यहाँ इलेक्शन भी ना हो। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता आप तो इलेक्शन भी नहीं करवाते। ठीक है, एक एक करके सुन लेते हैं। सलादिया साहब अपनी बात रखिए। जी सलादिया साहब अपनी बात रखिए। जी, मैं कह रहा हूं कि जो एलओपी ने कहा, सुनील शर्मा जी ने, कहीं इतना मजबूर मत करिए। जो आपके स्पीकर साहिब हैं या चीफ मिनिस्टर साहब, कहीं सुनील शर्मा जी ने कहा कहीं हमें पैरेलल असेंबली ना लगाना पड़ जाए वहां पे, उसके आपके वहां असेंबली में। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए और सबको तरजीह दिया जाए, चाहे अपोजिशन का कोई भी एमएलए है या कोई भी लीडर साहिबान है, उनको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। ठीक है, अगर सबको नाराजगी है, एक ही सवाल, अगर आपको भी नाराजगी है, सभी पार्टियों का हमने नाम लिया और देखा भी हमने, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें लानी चाहिए स्पीकर के खिलाफ, नो कॉन्फिडेंस टाइप? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, अगर अभी तो ऐसा नौबत नहीं है कि आप हम इतनी आपको ये कह दें कि ऐसा, ठीक है, यानी कि मगर ये सिर्फ ये है कि स्पीकर साहब बहुत सीनियर आदमी है, बहुत उनकी इज्जत है, मगर उनको समझना चाहिए कि ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाउस नहीं है, ये सभी एमएलए का हाउस है। अपोजिशन में बहुत से आदमी हैं और सभी पार्टियों से, चाहे वो थोड़े हों चाहे वो ज्यादा हों, सबको तरजीह देनी चाहिए और सबकी बात सुननी चाहिए। कहीं ऐसा, अगर ऐसा ही मैस बनता रहा तो मुझे यकीन है कि इसका फिर संज्ञान लिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी। इसका जवाब मैं नासिर साहब से लेता हूं, लेकिन शौकिया जी मैं आपकी तरफ आता हूं। जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, पीडीपी रोजाना अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है, इस चीज से कोई किसी को इस चीज से कोई ये नहीं हो सकता, क्योंकि पीडीपी कभी किस मुद्दे को उठाती, कभी किसी और मुद्दे को उठाती, कभी किसी और मुद्दे को उठाती है। दरअसल क्या है कि एक खिचड़ी टाइप की पकती जा रही है, जिसमें यह पता नहीं चल पा रहा है कि पीडीपी चाहती क्या है, उनकी क्या मुद्दे हैं और वो किस चीज पे बात करनी चाह रही है। उससे डिस्टर्बेंस तो पैदा हो ही रहा है और यह भी साथ में पैदा हो रहा है कि दूसरे लोग जो हकदार हैं बातचीत के, उनको मौका नहीं मिल रहा है। आमिर साहब, आपका सवाल मुझसे है? जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप अपनी तरफ से बोलिए, पार्टी की तरफ से, क्या आपको लग रहा है कि पीडीपी ऐसा माहौल बना रही है? मैं पहले लोन साहब के एक सवाल का जवाब आप मुझे बस 1 मिनट दे दें। इन्होंने कहा कि बसंती हर एक के आगे नहीं नाचेगी। लोन साहब, ऐसा ना हो कि अपोजिशन को गब्बर बनना पड़े और फिर बसंती शीशू पे नाचते हुए आएगी। बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। आप ख्याल रखें। हाँ बिल्कुल। अब मैं आपके सवाल की तरफ आती हूँ। आपने कहा कि क्या यही प्रॉब्लम है आप लोगों की? क्या नासिर साहब एक के बयान को दूसरे के साथ जोड़ देते हैं? नहीं, तो मैंने छोड़ दीजिए उस चीज को, लेकिन उन्होंने जो चीज कहा, देखिए अपोजिशन मूड में है गब्बर बनने की। नासिर साहब पहले क्लैरिफाई करिए, आप जो बात एंकर ने कही आप मुझे कैसे लेबल? ठीक है, वो गलतफहमी हो सकती है, कोई बात नहीं, उस चीज को मैं भी मानता हूं। ही क्रिएट करते हैं। देखिए, पीडीपी इस वक्त अपने वजूद के लिए, अपनी रेलेवेंस के लिए लड़ रही है। वो सिर्फ ये चाहती है कि वो हर एक चीज में, हर एक इशू में उन्हें वो ये ऐसे दिखाएं कि सिर्फ हम है बात करने। अच्छा चलिए नासिर साहब, आप एक ही बात का जवाब मुझे दे दीजिए सिर्फ।
आपको क्या लग रहा है इसका क्या हाल है? देखिए, लोग नाराज तो हैं, आप इस बात से नहीं कर सकते। असेंबली में रोजाना कार्रवाई मुतासिर हो रही है, नहीं हो रही है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो अब इसका हल क्या होगा सर? मैं आपको बोल रहा हूँ हल क्या। हल ये है कि आज आपके स्पीकर ने वाजिया तौर पे, वाजिया अल्फाजों में असेंबली में बोला कि जो भी हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, अगर उन्हें कोई एप्रहेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, या अगर उन्हें लग रहा है कि उन्हें टाइम कम मिल रहा है, आने वाले जो दिन है, अभी असेंबली का सेशन और लगभग 20 दिन और है, उसमें उनको भी जो है बराबर मौका दिया जाएगा। हाँ, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करें कि देखिए हमारे भी 45 MLA है या गवर्नमेंट की साइड जो है 50 MLA हैं, उन्हें भी मौका है बात करने का, उन्हें भी अपने असेंबली सेगमेंट्स के लोगों को जवाब देना है, उन्हें भी अपने इश्यूज रेज करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को ही मौका मिले। हम लोग अगर सरकार की साइड है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे MLAs जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उन्हें जो है सरकार से सवाल पूछने का हक नहीं है। तो एक बैलेंस्ड माहौल बना के, बैलेंस तरीके से, अभी पहला ही सेशन है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और सेशंस होंगे, और हर एक MLA को, न सिर्फ मैं कह रहा हूं पार्टी को, मैं कह रहा हूं हर एक MLA को, जो अलग अलग MLAs हैं पार्टी में, हर एक को मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बात रखे, अपने जो एरियाज हैं, इश्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी के मसले मसाइल हैं, वो जो है असेंबली में उठाएं। लेकिन थोड़ा पेशेंस और जो है सपोर्ट के साथ। आप रकस क्रिएट करेंगे, आप अगर जो है असेंबली में शोर करेंगे, आप अगर लड़ाइयां करेंगे, तो उससे हाउस चलेगा नहीं। चलिए, उससे हाउस अब वो वक्त क्या आएगा एग्जैक्टली नासिर साहब कह तो रहे हैं, स्पीकर साहब भी कह चुके हैं, और हुकूमत वादा दिला रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान, झूठ जाना कि खुशी से मरने जाते अगर एतबार होता। एतबार नहीं है और गब्बर बनने की तैयारी में है अपोजिशन। आगे आने वाला दिन और भी ज़्यादा गंभीर हो सकता है, और देखना होगा काफ़ी ख़ास कि क्या कुछ करवटें बदलता है इस मरतबा जम्मू कश्मीर के असेंबली के अंदर। मामला आवाम के लिए कितना ज़्यादा होता है, आवाम के हित में कितना होता है, और कौन सी पार्टी आवाम के हित में कितनी ज़्यादा संजीदा नज़र आती है। बहुत शुक्रिया नासिर साहब अपनी बात रखने के लिए, शौकिया कुरैशी जी तमाम तर बेहतरीन बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए, और रविंद्र सलातिया साहब बहुत ही खूबसूरत बातचीत के लिए। बहुत अच्छा